हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। आज फिर से हम मैराथन क्लास लेकर आ चुके हैं जिसमें बुक के सभी महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पर आप लोग सभी महत्वपूर्ण अंतर बच्चों, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण अंतर हैं वो पूरे के पूरे एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और बच्चों इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही, वो कितने अंक का आता है सर? 3 अंक का आता है। कितने अंक का? 3 अंक का बच्चों, ठीक है। और आप लोगों को इसके अलावा कोई अंतर नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना मैं करा रहा हूं इसके अलावा एक भी बाहर का अंतर आपको नहीं पढ़ना है। और बच्चों अभी जैसे ऑफर चल रहा था, पहले हम 100 रुपए में केवल नोट्स दे रहे थे, और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो 100 रुपए में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है बच्चों, थोड़ा सा यहां पर मैं बता दूं। ऑल चैप्टर नोट्स, ऑल चैप्टर बच्चों, ऑल चैप्टर आपके नोट्स रहेंगे। क्या क्या रहेगा बच्चों? नोट्स रहेगा, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी रहेगा बच्चों, आईएमपी क्वेश्चन भी रहेगा बच्चों, 3 ईआर पेपर सोल्यूशन भी रहेगा बच्चों, है ना, क्वेश्चन बैंक भी रहेगा बच्चों, है ना, सिंपल पेपर भी रहेगा, 4 सेट मॉडल पेपर भी रहेगा, ठीक है। इतना चीज मात्र 100 रुपए में। अभी तक जिन बच्चों ने नहीं लिया है तो तुरंत ले लो, ठीक है। मात्र 2 दिन के लिए ऑफर था, मतलब 1 दिन के लिए था, और अभी आज फिर से कर दिया हूं, तो आप आज ले लो बच्चों। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मात्र 100 रुपए में। ये सारा चीज मटेरियल, ठीक है बच्चों। हिंदी मीडियम के लिए हम बेहतर कंटेंट देते हैं, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर उधर मत भटके, हम इतना कंटेंट देंगे कि आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। विद्युत वाहक बल और विभवांतर। देखिए विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं बच्चों? जैसे हमारे पास कोई सेल है, दोनों ध्रुवों के बीच जो अधिकतम विभवांतर होता है वही उसका विद्युत वाहक बल है। यानी जब सेल खुला परिपथ में हो तो दोनों ध्रुवों के बीच कितना विभवांतर है बच्चों, वो आपका विद्युत वाहक बल है। लेकिन ये जब बच्चों 2 बिंदुओं के बीच हम बात करते हैं तो विभव का अंतर होता है, ठीक है। यानी किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के विभव का अंतर आपका विभवांतर होता है। और इस पे जो आपका ध्रुव है बच्चों, उस पर अधिकतम कितना विभवांतर वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। इस शब्द का उपयोग हम विद्युत स्रोत जैसे जनरेटर, सेल, बैटरी, डायनेमो आदि के लिए करते हैं। लेकिन इसका प्रयोग बच्चों हम जैसे किसी परिपथ के लिए करते हैं, परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर है वहां पर हम करते हैं बच्चों विभवांतर का प्रयोग। विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व रहता है। मतलब जो आपका विद्युत वाहक बल है वो 2 ध्रुवों में अधिकतम विभवांतर है, यानी 2 ध्रुवों के बीच कितना अधिकतम विभवांतर है वो आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसलिए यदि परिपथ भंग भी हो गया, यानी धारा नहीं भी बह रही है, तब भी इसका अस्तित्व बना रहता है। लेकिन जो विभवांतर होता है बच्चों, विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। क्योंकि भाई परिपथ में धारा ही नहीं बह रही है तो उनके बीच कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं होगा बच्चों तो विभवांतर नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को पता है विभव है क्या? आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। लेकिन जब बच्चों परिपथ में धारा ही नहीं बह रही है, आवेश ही नहीं बह रहा है, तो कहां से विभव? और जब विभव नहीं तो विभव का अंतर नहीं, ठीक है, क्लियर। चलिए, किसी सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यानी जो विद्युत वाहक बल है प्रतिरोध पर आधारित रहता है। परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के बीच लगे प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। यानी जहां पे हम विभवांतर निकाल रहे हैं जिन बिंदुओं के बीच, उसी के प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, लेकिन ये पूरे परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो विद्युत वाहक बल बच्चों क्या है? ध्रुवों के बीच अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। कोई भी सेल है हमारे पास, उसके 2 ध्रुव होंगे, उनके बीच अधिकतम जो विभवांतर है बच्चों वो आपका विद्युत वाहक बल है। लेकिन परिपथ में कोई 2 बिंदु है, उसके विभव का अंतर विभवांतर है। इसका उपयोग विद्युत स्रोत जैसे जनरेटर, सेल, बैटरी, डायनामो में विभवांतर का उपयोग बच्चों किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के लिए किया जाता है। परिपथ का यदि भंग हो गया बच्चों, परिपथ भंग हो गया, फिर भी विद्युत वाहक बल का अस्तित्व बना रहता है, विभवांतर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, जबकि ये बच्चों 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा उन दोनों के बीच लगे प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तैयार कर लेना। परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो 2 बिंदु जहां पर हम विभवांतर निकाल रहे हैं, 2 बिंदु के विभव का अंतर निकाल रहे हैं, वहीं पर निर्भर करता है। पहले क्वेश्चन पे समय लग गया, धीरे धीरे समय कम होता जाएगा, निश्चिंत रहें। अगला क्वेश्चन बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर। देखो बच्चों, प्रतिरोध क्या कहलाता है? एक चालक तार है, चालक तार में जब धारा बहती है बच्चों
तो इसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है वही आपका प्रतिरोध है ना। कोई चालक तार है, धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसका प्रतिरोध कहलाता है। अब बच्चों यहां पर आप देखना, जो प्रतिरोध होता है वो किसकी लंबाई के समानुपाती क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। तो यहां पर बच्चों जब समानुपाती हटाएंगे तो यहां पर बच्चों ये हो जाएगा रो एक नियतांक लग जाएगा, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता। रो बराबर बच्चों हो जाएगा RA/L। अब यदि A का मान इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 रख दिया जाए और लंबाई का मान 1 रख दिया, जब ये 1 रखेंगे बच्चों तो रो बराबर R, यानी एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और एकांक लंबाई वाले चालक तार का जो प्रतिरोध है वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध। देखो ऐसे ही तैयार करना पड़ता है, रटना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि जो प्रतिरोध है बच्चों चालक तार में डाला गया अवरोध है, यानी धारा बह रही है तो प्रवाहित धारा में अवरोध है, चालक तार के ही द्वारा अवरोध डाला जाता है, सही है नहीं? जैसे आप मार्ग पर चलते हो, मार्ग में जंपिंग हो गया तो रास्ते में ही अवरोध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो चालक तार पर धारा बह रही है तो चालक तार के ही अंदर अवरोध होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे इलेक्ट्रॉन जो है धन से टकरा गया, तो जब धन से टकरा गया तो आकर्षित हो गया, भैया बोले रुको यार थोड़ा सा भेंट कर लेते हैं। आप रास्ते में जा रहे थे, कोई दोस्त मिल गया, बोले हालचाल पूछ लेते हैं कैसे हैं। जब हालचाल पूछने लग गए थोड़ा सा रुक गए कि नहीं, ऐसे ही है बच्चों यहाँ पर। तो जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हटाए समानुपाती तो एक नियतांक लग गया जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहीं से रो का मान निकल कर आया बच्चों RA/L, ठीक है। अब A का मान 1 रख दें, L का मान 1 रख दें तो रो बराबर R आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एकांक अनुप्रस्थ काट तथा एकांक लंबाई वाले चालक तार का जो प्रतिरोध है उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। कोई चालक तार धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसका प्रतिरोध कहते हैं। चीजें क्लियर है? और बच्चों एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जो चालक तार है उसका एकांक अनुप्रस्थ काट है और दूसरा बच्चों उसका जो आपका लंबाई है वो इकाई है, तब उसका जो प्रतिरोध होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का तो रो बराबर RA/L, यही तो है सर। रो का होता है R का होता है ओम, A का होता है बच्चों मान लीजिए मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, A है क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, तो आपका 1 मीटर से मीटर कट गया तो बचा ओम मीटर। तो इसका जो मात्रक है विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर है, इसका ओम है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत? यह तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर नहीं करता, लेकिन प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। तब मैंने कहा लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप लोगों को बच्चों इसका एक और तैयार करना है क्वेश्चन। वो कौन सा क्वेश्चन सर? तो इसका आप लोग तैयार कर लेना प्यारे बच्चों, बीमी सूत्र, ठीक है, तैयार कर लेना। आप एक अंतर बीमी सूत्र में लिख सकते हैं। और मैक्सिमम कितने अंतर तैयार करना है किसी का भी, जैसे मीटर वोल्ट मीटर का, तो जब हम अंतर तैयार करते हैं तो मैक्सिमम 3 अंतर, इससे ज्यादा हमको तैयार नहीं करना है। आगे चलते हैं बच्चों अमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। अमीटर में हम क्या ज्ञात करते हैं बच्चों? तो किसी परिपथ में यदि धारा बह रही है तो उसमें हम धारा की गणना कर सकते हैं ना, जैसे इसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा की गणना की जाती है, धारा मापी जाती है। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है बच्चों, ये इसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो विभवांतर मापता है, जबकि अमीटर जो है बच्चों वो क्या मापता है? धारा मापता है। अब जब बच्चों अमीटर की बात करते हैं तो इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में शंट जुड़ा रहता है, ठीक है। अमीटर में कुंडली के साथ समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। लेकिन बच्चों जब हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा रहता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था कि धारा मापी को अमीटर में बदलना है और धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है, तो कैसे करते हैं? तो यदि धारा मापी के कुंडली के साथ समांतर क्रम में शंट जोड़ दिया जाए बच्चों, यदि प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो अमीटर बन जाता है। लेकिन श्रेणी क्रम में यदि जोड़ दिया जाए तो वोल्ट मीटर बदल जाता है। कुछ समझ में आया कि अमीटर कैसे बना होगा? जब धारा मापी के कुंडली के साथ समांतर क्रम में चालक तार जोड़े, मतलब प्रतिरोध जोड़ दें, तो अमीटर बन जाता है। लेकिन उसी कुंडली में श्रेणी क्रम में बच्चों प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो आपका वोल्ट मीटर बन जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि वोल्ट मीटर के कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा रहता है। अब बच्चों ध्यान रखना, अमीटर जो है धारा मापता है, ये 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है।
अमीटर के कुंडली में समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा रहता है, इसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा रहता है। अब याद रखना, इससे आपका एक और अंतर याद हो जाएगा ना, अमीटर के कुंडली के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है, इसलिए इसको जब हम परिपथ में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखना आप लोग, एक से साथ एक फ्री अंतर कि अमीटर के कुंडली के साथ समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा रहता है, शंट जुड़ा रहता है। तो बच्चों जब वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा रहता है। तो इसका एक अंतर होगा कि जब अमीटर को परिपथ में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। मतलब कुंडली के साथ प्रतिरोध समांतर क्रम में और परिपथ में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। ऐसे बच्चों वोल्ट मीटर में जो कुंडली के साथ प्रतिरोध वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, और जब इसको हम किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसका प्रतिरोध अनंत अधिकतम होता है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है तो ले सकता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि सर ने स्क्रीनशॉट लेने के लिए मना कर दिया। आगे चलते हैं बच्चों। स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर। स्वप्रेरण होता क्या है, जैसे हमारे पास एक कुंडली है और बच्चों कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करें तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, ठीक है। कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए तो वो बच्चों आपका स्वप्रेरण की क्रिया कहलाती है। यानी जिस कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया था और उसी धारा के कारण उसी कुंडली पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए वो स्वप्रेरण कहलाता है। लेकिन अन्योन प्रेरण में नहीं होता है। अन्योन प्रेरण में मान लीजिए एक आपका एक कुंडली हो गया बच्चों, इसके समीप दूसरा कुंडली है। जब इसमें हमने धारा बहाया बच्चों, तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। कौन सी धारा बच्चों? प्रेरित धारा। तो ये जो परिघटना है वो अन्योन प्रेरण कहलाता है, ठीक है। लेकिन केवल एक ही कुंडली हमारे पास है, ठीक है बच्चों, और कुंडली में हमने धारा बहाया और इसके फलस्वरूप इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई बच्चों, तब ये कहलाएगा स्वप्रेरण की क्रिया। कि यदि एक कुंडली है और उसके धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, फलस्वरूप इसमें प्रेरित धारा स्वयं के कारण उत्पन्न होगा, तो ये आपका बच्चों कहलाएगा स्वप्रेरण की क्रिया कहलाएगी। लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन एक कुंडली में धारा बहे तो दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, ये आपका अन्योन प्रेरण होता है। तो देखो जरा, स्वप्रेरण में एक ही कुंडली रहता है, अन्योन प्रेरण में दो कुंडली रहेगा, ठीक है बच्चों। इसका जो है प्रेरित धारा, ये प्रेरित धारा उसी में उत्पन्न हुआ, इसलिए मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करेगा। देखो भाई, अब ये बताओ, जिसमें हमने धारा के मान में परिवर्तन किया था उसी में प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया, तो ये मुख्य धारा के मान में विरोध करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। जैसे आपके घर में सब अच्छे है ना, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वहीं पे एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो कि वो भगवान की पूजा नहीं करता, तो अपने घर में ही लोगों का विरोध करना शुरू कर देगा। ये बात तो सही है, मानना पड़ेगा कि नहीं? बताओ जरा। कि जैसे आपके घर में सभी लोग धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म की उपासना करते हैं, धर्म को मानते हैं, लेकिन वहीं पे एक ऐसा व्यक्ति आ गया टटुआ महाराज जो बिल्कुल वो धर्म की अवहेलना करता है, तो फिर वो खुद का लॉस करेगा कि नहीं? तो मतलब प्रेरित हुआ है लेकिन स्वयं के धारा का विरोध करने लग जाता है। लेकिन ये बच्चों दूसरे में प्रेरित हुआ है, इसलिए स्वयं के धारा का विरोध नहीं करता। किसको याद नहीं होता भाई? किसको याद नहीं होता? जो ढंग से नहीं सुनता उसको याद ना होता है ना होएगा। कि कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है स्वप्रेरण कहलाता है बच्चों। लेकिन अन्योन प्रेरण में क्या होता है कि जब हम एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो पास रखे दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसमें एक कुंडली होता है, इसमें दो कुंडली होता है। हाँ सर, प्रेरित धारा मुख्य धारा को प्रभावित करती है, ये प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में बहने वाली धारा तो मुख्य धारा को प्रभावित नहीं करती। बताओ बताओ बताओ, किसको समझ में नहीं आया बाबू? है ना। आगे चलते हैं बच्चों। उच्चाई ट्रांसफार्मर ये वोल्टता को बढ़ाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर ये वोल्टता को कम कर देगा। जो वोल्टता को बढ़ाता है, उच्चाई 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 बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना, यानी वोल्टता को बढ़ाता है तो धारा की प्रबलता को कम करेगा। ऐसे याद करना, ठीक है बच्चों। अपचाई 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 ट्रांसफार्मर की वोल्टता को कम करता है, विभवांतर को कम करता है, तो धारा की प्रबलता को बढ़ाएगा। समझ में आया बच्चों? नहीं आया सर? अरे नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आज आ जाएगा। नहीं आएगा तो अपन देख लेंगे। जैसे बच्चों एक ट्रांसफार्मर है, तो ये आपका प्राथमिक कुंडली है मान लो ऊपर, ठीक है, नीचे द्वितीयक है। तो देखना ना बच्चों, देखना इधर जो आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर है ये बढ़ाता है, इसलिए द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी। इधर से कम आया और इसको बढ़ा दिया,
भाई कुंडली ज्यादा होगी तभी तो बढ़ाता है। इसलिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक होता है, क्योंकि बढ़ाता है ना। भाई मैं क्या कह रहा हूं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोल्टता को बढ़ाता है, इसीलिए भाई बोल्टता यहां से तो आने वाला है, इधर से निकलने वाला है। तो प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि बोल्टता को बढ़ाता है। जब हम बच्चों बात करते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, तो ये घटाता है, तो अधिक आया और इधर कम निकला है। समझ में? ऐसे दिमाग लगाना। तो जब हम अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से कम होता है। अब इतने में याद नहीं हुआ तो कभी याद नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोल्टता को बढ़ाता है, ये बोल्टता को कम करता है, ये प्रबलता को घटा देगा और प्रबलता को बढ़ा देगा। इसमें बच्चों ऊंचाई बढ़ाता है, इसलिए द्वितीयक से निकलेगा तो द्वितीयक में फेरों की संख्या अधिक होती है प्राथमिक की अपेक्षा। इसमें बच्चों द्वितीयक में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होता है। इसके बाद फिर बच्चों इसका परिणामन अनुपात 1 से अधिक होता है, इसका परिणामन अनुपात 1 से कम होता है। ये फेरों की संख्या के ऊपर होता है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्रारंभिक कुंडली में फेरों की संख्या, ये इसके अनुपात के बराबर होता है बच्चों। परिणामन अनुपात जो है फेरों के संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, प्राथमिक में कम है, तो अनुपात करोगे तो 1 से अधिक मान आएगा। ठीक है, इसमें 1 से कम आएगा। चीजें क्लियर? आगे चलते हैं प्यारे बच्चों अगले नंबर पे। आगे चलते हैं प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। चलो एक एक क्वेश्चन आप करना। प्रत्यावर्ती धारा का मान बच्चों दिशा और परिमाण दोनों परिवर्तित होता है, लेकिन केवल और केवल इसमें किंतु दिशा निश्चित रहता है। बच्चों यहां पे गड़बड़ क्यों है यार? यानी यहां पे ऐसा होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा परिमाण दोनों बदलती है। इसमें बच्चों धारा का मान परिवर्तित हो सकता है किंतु दिशा निश्चित रहता है। अब देखो यहां पे गड़बड़ लिखा है, धारा का मान है ना, यानी दिश धारा का मान जो मान है परिवर्तित हो सकता है किंतु दिशा निश्चित रहती है। प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की बोल्टता को बढ़ा भी सकता है ट्रांसफार्मर, घटा भी सकता है, लेकिन दिष्ट धारा बच्चों ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं करते। ये ज्यादा खतरनाक होता है, ये कम खतरनाक होता है। इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए करते हैं, इसका उपयोग विद्युत चुंबक नहीं, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत चुंबक कैसे बनाएंगे? वो तो साला सीधा खतरनाक ही होता है। तो इसका उपयोग हम विद्युत चुंबक बनाने में नहीं करते, इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में करते हैं। 3 अंतर बच्चों, हाँ कभी कभार 4 अंतर, 4 नंबर में अंतर पूछ दे तो बात अलग है, बाकी 3 से ज्यादा नंबर का अंतर नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, परेशान नहीं होना आप लोग। चलो तो ये आप लोग अंतर तैयार कर लेना। प्रत्यावर्ती धारा का दिशा परिमाण परिवर्तित होता रहता है बच्चों, लेकिन दिष्ट धारा का मान परिवर्तित हो जाता है लेकिन दिशा नहीं बदलती। इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जा सकता है बच्चों, लेकिन दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग कभी भी नहीं करते। विद्युत लेपन में प्रयुक्त नहीं किया जाता प्रत्यावर्ती धारा को, जबकि इस विद्युत लेपन में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में समानता नहीं होता है, इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। खतरनाक होता है, कम खतरनाक होता है। अब बात कर लेते हैं अगले नंबर पर बच्चों, जो कि लोग नहीं तैयार करते और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर। देखो बच्चों, इसमें अभिदर्शक की जगह एक उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। ठीक है, एक उत्तल लेंस। और बच्चों इसमें अभिदर्शक के जगह अवतल दर्पण यानी परवलयाकार दर्पण प्रयोग होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है। अपवर्ती दूरदर्शी, परावर्ती। अपवर्ती में बच्चों अभिदर्शक में उत्तल लेंस रहता है, लेकिन परावर्ती में परवलयाकार दर्पण रहता है। क्या रहता है बच्चों? परवलयाकार दर्पण। ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। इसमें प्राप्त प्रतिबिंब में गोली विपतन और बर्ण विपतन होता है, लेकिन बच्चों इसमें प्रतिबिंब गोली या बर्ण विपतन से मुक्त होते हैं। इसकी लंबाई ज्यादा होती है, मतलब अपवर्ती दूरदर्शी थोड़ी लंबी होती है, परावर्ती दूरदर्शी इसकी लंबाई कम होती है बच्चों। याद कर लेना आप लोग, याद कर लेना। ठीक है, अपवर्ती में कैसे याद करोगे? इसमें अभिदर्शक जो आंख के ओर होता है बच्चों, उसमें उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है, लेकिन परावर्ती दूरदर्शी इसके बच्चों अभिदर्शक में है ना, ये लेंस के जगह परवलयाकार दर्पण रहता है। ठीक है बच्चों, अपवर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब में गोली विपतन या बर्ण विपतन दोनों पाया जाता है, लेकिन इसमें ये मुक्त रहता, मतलब इसमें नहीं पाया जाता। इसकी लंबाई ज्यादा होती है, इसकी लंबाई कम होती है। आगे चलते हैं बच्चों, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
थोड़ा सा समय तो लगेगा। सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, खगोली मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, और सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। एक अंतर तो यही हो जाएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग छोटी वस्तुओं को बड़े रूप में देखने के लिए करते हैं बच्चों, लेकिन वहीं पे खगोलीय दूरदर्शी की जब बात आती है बच्चों, खगोलीय दूरदर्शी तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए हम करते हैं। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस रहता है, छोटे वस्तु को बड़ा बनाकर देख लेना, लेकिन बच्चों खगोलीय दूरदर्शी में दूर की वस्तुओं को देखना है, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दो उत्तल लेंस प्रयोग होते हैं, एक अभिदर्शक और एक नेत्रिका। जो वस्तु की ओर होता है वो अभिदर्शक, जो नेत्र की ओर होता है बच्चों, जो आंख के पास में होता है वो नेत्रिका। नोट डाउन कर लिया आपने। सरल सूक्ष्मदर्शी बच्चों केवल एक ही उत्तल लेंस प्रयोग होगा, और खगोलीय दूरदर्शी बच्चों कितने उत्तल लेंस होंगे, तो दो उत्तल लेंस होंगे। कहां की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु दिखेगा। ओके, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो m बराबर होता है 1+d/f। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया बच्चों यहां से। न केवल अंतर आप तैयार कर रहे हो, यदि आपसे ये अंतर तैयार हो जाएगा तो प्यारे बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव में भी आपको इजाफा होगा। ये आपका खगोलीय दूरदर्शी है बच्चों, m बराबर एफ नॉट या एफ ई, हम तो एफ ओ पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, एफ ई हो गया 1+FE/d। ये हो गया बच्चों अंतिम प्रतिबिंब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इसके तीन अंतर हैं, तीन अंतर आपको तैयार कर ही लेना है। ठीक है, आगे चले बच्चों। रिवीजन है, सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। अगला आपका है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। इसे आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, इसे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बच्चों, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। व्यतिकरण होता है क्या है कि जब दो कला संबद्ध स्रोत से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत होता है बच्चों, तब वहां पर व्यतिकरण होता है। जब दो से अधिक तरंगे एक है ना एक निश्चित बिंदु पर अध्यारोपित होते हैं बच्चों, तो उसकी तीव्रता क्या होती है, बदल जाती है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। एक ही स्रोत से विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण जो होता है बच्चों विवर्तन। अच्छा, विवर्तन है क्या? विवर्तन का मतलब होता है बच्चों किसी भी तीक्ष्ण धार या है ना किसी तीव्र बिंदु से टकराकर लौटना या मुड़ना विवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसमें सभी दीप्त बैंडों की तीव्रता समान रहती है बच्चों। इसमें बच्चों केंद्र पर उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम और शेष द्वितीयक पर तीव्रता न्यूनतम होती है। तो ये अंतर आप लोगों को तैयार करना है, इसको मैं होमवर्क देता हूं, ये रटने वाली बात है, इसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तक इसका प्रयोगिक नहीं होता बच्चों तब तक ये आपको माइंड में याद नहीं होता। आगे चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है बच्चों, आप लोगों से बनना चाहिए। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, जब एक भारी नाभिक होता है ना, और उसमें बच्चों न्यूट्रॉन की बमबारी कर दें तो हल्के नाभिक में टूट जाता है, तो वो नाभिकीय विखंडन हो जाता है। समझ में आया कि जब एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो नाभिक में विभक्त हो जाते हैं, यानी भारी नाभिक में न्यूट्रॉन की बमबारी की गई तो बच्चों हल्के नाभिकों में टूट गया, वो जो परिघटना वो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और जब नाभिकीय संलयन की बात करते हैं बच्चों, तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो हल्के नाभिक आपस में क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो फिर वो भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन होता है। यानी नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूट करके हल्के नाभिक में विभक्त हो जाता है बच्चों, जबकि नाभिकीय संलयन में दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में मिलकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव है, लेकिन जो नाभिकीय संलयन बच्चों ये अत्यधिक ताप पर ही संभव होता है, साधारण या कम ताप पर संभव नहीं होता है। प्रति विखंडन मुक्त ऊर्जा, यानी एक विखंडन पे लगभग 200 मेगावाट का एनर्जी मुक्त होता है। याद रखना बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया और पूछ दिया जाएगा कि नाभिकीय विखंडन में एक बार बच्चों विखंडन होता है तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है बच्चों, 200 मेगावाट। वहीं पे नाभिकीय संलयन की बात करते हैं बच्चों, तो नाभिकीय संलयन में लगभग 24 मेगावाट की ऊर्जा मुक्त होती है। कितना बच्चों, 24 मेगावाट की ऊर्जा मुक्त होती है। चीजें क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, और ना हो तो भी बताओ भाई। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन आपको याद हो गया? ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोगों को तैयार करना है बच्चों। एन प्रकार का अर्धचालक होता क्या है, जैसे आपके पास बच्चों चतुसंयोजी है ना, चतुसंयोजी
मतलब 4 बंध बनाने वाला कोई यौगिक यानी परमाणु है। जब इसमें बच्चों आप पंच संयोजी मिला देते हैं, क्या? पंच संयोजी। जब इसमें पंच संयोजी मिलाते हैं तो n प्रकार का आपका अर्धचालक बनता है। और जब बच्चों त्रिसंयोजी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं बच्चों? त्रिसंयोजी, तो p प्रकार का अर्धचालक बनता है। देखो जैसे पंच संयोजी यहां पर आकर के जमकर कूद गया तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, है ना, इसलिए बच्चों यहां पर n प्रकार का अर्धचालक। और जब त्रिसंयोजी आकर कूदा तो एक तो खाली रह जाता है, बोलता है बेटा हम तो एक तो मजे मार रहे हैं तो खाली है, जब खाली है तो इससे p प्रकार का अर्धचालक। ऐसे आप लोग लॉजिक से, दिमाग से, भाई कम समय है ना और पेपर में आपको फोड़ना ही है, अच्छे नंबर लाना ही है, तो भाई लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने ये कहा कि जब आपके पास चतुसंयोजी परमाणु है बच्चों और चतुसंयोजी में आपने पंच संयोजी मिला दी, चतुसंयोजी में आपने पंच संयोजी मिला दी तो बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, है ना। मैंने कहा चतुसंयोजी है, लो भैया इधर से 5 लोग आ गए तो भैया एक को लो, एक को 4 लोग तो जुड़ गए लेकिन एक अधिक बच गया तो वो आपका इलेक्ट्रॉन बच गया। अब चतुसंयोजी था, 3 ही आए इधर से 3 आ रहे त्रिसंयोजी तो 3 को कैप्चर कर लिए, एक तो खाली रह गया तो होल बच गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होल, तो p प्रकार n प्रकार 2 प्रकार के अर्धचालक हो गए। ठीक है बच्चों, नैज अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस आदि की अशुद्धियां मिला दी जाए बच्चों तो n प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। वहीं पे जब नैज अर्धचालक में जैसे सिलिकॉन में नैज अर्धचालक त्रिसंयोजी तत्व मिला दें तो इसकी अशुद्धियों से p प्रकार का अर्धचालक बनता है। n में बच्चों इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, मैंने बताया ना कि पंच संयोजी आया, बोले भैया हमको जुड़ना है, बोले हमारे पास क्षमता नहीं है, 4 ही हम जोड़ सकते हैं। बोले अरे यार हम तो जुड़ना चाहते हैं, तो बोले जुड़ना जबरदस्ती आके कपारे में कूद जाओ, जब कूद ही जाओगे तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। बोले हाँ 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी चलेगी, और जब 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो कोई बात नहीं, चलने दो भैया। तो फिर वहां पर n प्रकार का इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन अधिकता n प्रकार का अर्धचालक बन गया। और p प्रकार के अर्धचालक में फिर बच्चों 4 संयोजकता थी और 3 आए, बोले एक खाली है ना तो आपका खाली रहने दो, p प्रकार का अर्धचालक। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक और अल्पसंख्यक होल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, होल की कमी होती है। इसमें बच्चों होल बहुसंख्यक होंगे, होल ज्यादा होंगे और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए तो कहते हैं कि n प्रकार में इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा, होल का घनत्व कम होगा। इसमें होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। कहने का मतलब n प्रकार में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उसका घनत्व भी अधिक होगा, और p में होल अधिक है तो उसका घनत्व भी अधिक होगा। इसमें चालन बैंड की तली के नीचे दाता ऊर्जा स्तर होता है, इसमें संयोजकता बैंड के शीर्ष के ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर होता है। इसको रट्टा मारना पड़ेगा, बाकी तो 3 अंतर मैंने याद करा ही दिया। ठीक है फिर बच्चों, बाकी जो नोट्स नहीं लिए हैं तो ले ही लेना। आगे देखते हैं निज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर। एक और अंतर मैं आपको दे देता हूं होमवर्क कि बच्चों एक अंतर इसे तैयार कर लेना कि चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी, है ना, यानी चालक, कुचालक और विद्युत रोधी, इनमें अंतर आपको तैयार करना ही पड़ेगा, आपको ही पढ़ना, किसी और को नहीं। देखो बच्चों निज अर्धचालक स्वयं के कारण जिसमें चालकता गुण उत्पन्न हो जाए वो निज अर्धचालक होता है। और अपद्रव्य, जैसे मैंने अभी आपको इसके पहले समझाया कि चतुसंयोजी में हम त्रिसंयोजी मिला दें या पंच संयोजी मिला दें तो अपद्रव्य है, दूसरा अशुद्धि मिलाने के कारण उसमें चालकता का गुण उत्पन्न हुआ है, वहां पे बच्चों अपद्रव्य अर्धचालक है। समझ में आई बात की नहीं? निज अर्धचालक में क्या हुआ फिर बच्चों? निज अर्धचालक में स्वयं के कारण, स्वयं की अशुद्धि कारण, स्वयं में इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमने गया तो वहां पे जो चालकता उत्पन्न हुआ वो निज अर्धचालक होगा बच्चों। अपद्रव्य में बच्चों जब हम चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी, पंच संयोजी मिला देते हैं तो वहां पे जो आपका अर्धचालक होता है वो अपद्रव्य अर्धचालक है। बताओ हाँ या नहीं? बनेगा भैया, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बनना चाहिए। इसकी विद्युत चालकता कम होती है, निज अर्धचालक की विद्युत चालकता कम होगी और अपद्रव्य अर्धचालक की विद्युत चालकता फिर बच्चों अधिक होती है। ठीक है, इसकी विद्युत चालकता ताप पर निर्भर करता है, इसकी विद्युत चालकता ताप के साथ साथ अपमिश्रक अशुद्धि के सांद्रता पर निर्भर करता है, कितना अशुद्धि है इस पर डिपेंड करता है। इसमें होल की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहेगी, क्योंकि स्वयं के कारण उत्पन्न हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकला तो होगा लेकिन कहीं बाहर नहीं गया होगा, फंसा होगा कहीं पे। ठीक है, लेकिन बच्चों इसमें यदि n प्रकार है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती, पी प्रकार है तो होल की अधिकता होगी, तो ये आपने पढ़ ही लिया है।
है ना। तो ये अंतर आप लोग तैयार कर लेना। सुपर फास्ट था, कम समय में कराना था, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, एग्जाम पास में है, बस रिवीजन करते जाओ, तैयारी करते जाओ बच्चों। मैक्सिमम चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। नोट्स नहीं लिए तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे ही दिए हूँ स्टार्टिंग में, शिव कोचिंग क्लासेस का बच्चों। आप लोग, है ना, नोट्स ले लेना बेहतरीन रूप से तैयारी के लिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।